ये ऑडियो बुक समरी गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर आप समरीज पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पीटर थील और ब्लेक मास्टर की बुक 0 to 1 से। 0 to 1। बिजनेस में हर चीज एक ही बार होती है। अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला लैरी पेज या सर्गे ब्रिन सर्च इंजन नहीं बनाएंगे और अगला मार्क जकरबर्ग सोशल नेटवर्क साइट नहीं बनाएगा। अगर आप इन लोगों को कॉपी कर रहे हैं तो आप इनसे कुछ नहीं सीख रहे। ये बुक पीटर थील ने ब्लेक मास्टर्स के साथ लिखी थी। पीटर थील ने इलॉन मस्क के साथ पेपैल बनाई थी, जो कि उन्होंने ईबे को $1.5 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपए में बेच दी। और पीटर थील फेसबुक के सबसे पहले इन्वेस्टर्स में से एक हैं। द चैलेंज ऑफ फ्यूचर। अगर आप कोई नई चीज बनाते हैं तो आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। अगर आप पहले से ही बनी हुई चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने बैलगाड़ी से कार बनाई या कार से एरोप्लेन बनाया या टेलीफोन से मोबाइल बनाया, ये सब 0 से 1 गए। इसे हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन अगर आप एक टाइपराइटर लेते हैं और 1000 टाइपराइटर्स दुनिया में बेच देते हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं, यानी आपने टाइपराइटर की ग्लोबलाइजेशन की। चाइना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का, जिनका काम है डेवलप्ड वर्ल्ड की हर सक्सेसफुल चीज को कॉपी करना। पीटर थील कहते हैं कि आप अपने लिए सक्सेसफुल बिजनेस 0 से 1 जाकर बना सकते हैं, यानी एक यूनिक आइडिया को लेकर। बहुत बड़े बिजनेस के लिए ये करना मुश्किल है, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस में कोई नई चीज करना उनके लिए रिस्की है। लेकिन अकेला इंसान भी 0 से 1 की तरफ नहीं जा सकता। ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए पॉसिबल है। पीटर कहते हैं स्टार्टअप एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जिन्हें आप कन्विंस कर सकते हैं फ्यूचर बनाने के लिए। और एक स्टार्टअप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी सबसे अलग सोच। दोस्तों, आगे इस ऑडियो में हम देखेंगे कि सक्सेसफुल स्टार्टअप किस फाउंडेशन के साथ खोला जाता है। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। अगर आपको एक स्टार्टअप खोलना है तो आप में कन्वेंशनल थिंकिंग से ऑपोजिट सोचने की क्षमता होनी चाहिए। एक सवाल जो हमें हमेशा अपने आप से पूछना है वो है, ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो कोई भी नहीं खोल रहा। ये सवाल जितना मुश्किल लग रहा है, ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आप खुद उस वैल्यू को कैप्चर ना कर पाए। वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू कैप्चर करना दो अलग अलग बातें हैं। उदाहरण के तौर पर यूएस के एयरलाइन बिजनेस अपने पैसेंजर्स को हर साल बिलियंस की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, लेकिन 2012 में जब एक एयरप्लेन की टिकट लगभग $178 थी, इसमें से हर पैसेंजर पर एयरलाइन सिर्फ 37 सेंट्स कमाती थी। 2012 में एयरलाइंस ने $160 बिलियन का बिजनेस किया था। अब अगर आप इसे गूगल के साथ कंपेयर करें तो गूगल ने सिर्फ $50 बिलियन का बिजनेस किया था, लेकिन फिर भी 21% का प्रॉफिट कमाया, जो कि एयरलाइन बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन से 100 गुना था। अगर आप सारी एयरलाइन बिजनेस इंडस्ट्री को मिला भी दें तो भी गूगल ने उस साल उन सबको मिला के उनसे 3 गुना ज्यादा बिजनेस किया था। ये इसीलिए है क्योंकि सारी एयरलाइन बिजनेस एक दूसरे से compete करते हैं, लेकिन गूगल एक मोनोपोली है जो सबसे अलग रहता है। एक परफेक्ट कंपटीशन में हर कंपनी एक दूसरे की कॉपी करती है, सेम प्रोडक्ट्स बनाती है और इसीलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट उस कीमत पर बेचने पड़ते हैं जो मार्केट में बिकेगा। अगर ऐसी मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो नई फर्म्स आएंगी और प्रोडक्ट के प्राइसेस को और कम दामों में बेच देगी। और अगर बहुत सारी फर्म्स इन कम्पिटिटिव मार्केट में आ जाती हैं तो कीमतें और भी कम हो जाएंगी। एक परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता, लेकिन एक मोनोपोली बिजनेस में मोनोपोली मार्केट में कंप्लीट कंट्रोल रखती है, क्योंकि इनके पास कोई कंपटीशन नहीं है, इसीलिए ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती है। मोनोपोली अपने आप को बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलती है। अगर कोई कंपनी अपनी मोनोपोली को एक्सेप्ट करती है तो इसका मतलब है वो मार्केट का मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है और इसीलिए गवर्नमेंट एजेंसीज उन पर रेगुलेशंस लगा देंगी। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल कभी भी अपने को मोनोपोली नहीं बोलती। अगर गूगल अपने को सिर्फ एक सर्च इंजन बोले तो गवर्नमेंट उसे मोनोपोली समझेगी, क्योंकि 2014 में सारी सर्चेस के मुकाबले गूगल में 68% सर्चेस हुई थी। गूगल के क्लोजेस्ट कंपिटिटर्स माइक्रोसॉफ्ट के बिंग में सिर्फ 19% और याहू में 10% सर्चेस हुई। इतना ही नहीं, अब गूगल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में एंटर किया जा चुका है एज अ वर्ब। लेकिन अगर गूगल अपने आप को एक एडवर्टाइजिंग कंपनी बोले तो यूएस की सर्च एडवर्टाइजिंग मार्केट एक $17 बिलियन की मार्केट है और यूएस की पूरी एडवर्टाइजिंग मार्केट है $150 बिलियन की और पूरी दुनिया एक $495 बिलियन की एडवर्टाइजिंग मार्केट है। और अब गूगल
अपने को इतने कम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक छोटा सा प्लेयर बोल सकता है, जहां पर उसका मार्केट शेयर अब सिर्फ 3.4% है। लेकिन एक नॉन मोनोपोली कंपनी भी झूठ बोलती है ताकि वो अपने आप को अलग बता सके। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये तो कोई भी नहीं कर रहा, हम तो नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। लेकिन ऐसे झूठ हम अपने आप से या अपने इन्वेस्टर से बोलते हैं, क्योंकि हम एक कम्पिटिटिव मार्केट में हैं और एक मोनोपोली नहीं बन सकता। लेकिन सवाल ये है कि हमें अपने स्टार्टअप को एज अ मोनोपोली खोलना चाहिए या फिर एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। अगर एक स्टार्टअप अपनी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकता है तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर हम गूगल की बात करें तो उसे कंपटीशन की कोई चिंता नहीं है। वो अपने वर्कर्स की चिंता कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकता है, इनोवेशन कर सकता है और पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन ऐसा करना कंपिटिटिव मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। द आइडियोलॉजी ऑफ कॉम्पिटिशन। एक मोनोपोली में नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि उसके ओनर को लगातार प्रॉफिट कमा कर देते हैं, जबकि कंपटीशन में प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, जहां पर कंपनी के ओनर को अपना बिजनेस सस्टेन करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। हम जितना एक दूसरे से compete करेंगे हमें उतना ही नुकसान होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसी थियरी पर चलता है। मार्क्स एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ compete करने के लिए मजबूर करते हैं। हम हर स्टूडेंट को सेम चीज पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट इस कन्वेंशनल सिस्टम में आगे बढ़ जाता है हम उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन यही स्टूडेंट फिर से अपने करियर में एक दूसरे के साथ compete करने लग जाता है और बहुत ही कम लोग अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर पाते हैं। पीटर बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से करी थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थे, इतने तेज कि 8th ग्रेड में उनके एक दोस्त ने उनसे कहा था कि तू अगले 4 साल में स्टैनफोर्ड में एडमिशन ले लेगा, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन ले ली और वहां पर भी बाकी स्टूडेंट के साथ compete करने लग गए और उनका अब फाइनल गोल सुप्रीम कोर्ट में जाना रह गया था। वो इस लास्ट कंपटीशन में रह गए। लेकिन पीटर बोलते हैं कि अगर मैं वो लास्ट बैटल जीत जाता तो आज मैं और लोगों के लिए उनके बिजनेस डील्स बना रहा होता। लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी पेपैल स्टार्ट की तो वो लोगों के साथ compete नहीं करना चाहते थे, बल्कि कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, 0 से 1 जाना चाहते थे। उनका और उनकी टीम का सपना था कि वो पैसों को ईमेल्स के थ्रू ट्रांसफर करवाएं। 1999 में पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी और वो सब इसको सॉल्व करना चाहते थे। और उन्होंने इसी मेंटेलिटी की वजह से $1.5 बिलियन की कंपनी भी बना दी। लास्ट मूवर एडवांटेज। जो कंपटीशन से बचता है वो ही मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्विटर के साथ कंपेयर करोगे तो इन दोनों के पास कई हजार एम्प्लॉइज हैं और ये दोनों का मेन मकसद है लोगों तक न्यूज पहुंचाना। लेकिन जब 2013 में ट्विटर पब्लिक हुआ तो इसकी कीमत $24 बिलियन लगाई गई थी, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स से 12 गुना थी। 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने $133 मिलियन कमाए थे, जबकि ट्विटर लॉस में था। ये एक बेवकूफी लग सकती है और हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है कैश फ्लो। किसी भी कंपनी की आज की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि कल वो कितने पैसे कमाएगी। आपने लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि फर्स्ट मूवर को बहुत एडवांटेज होता है। अगर आप सबसे पहले बिजनेस खोलो तो आप मार्केट का सबसे बड़ा शेयर ले सकते हो। लेकिन पीटर बोलते हैं कि लास्ट मूवर एडवांटेज और भी बड़ा होता है। आप बाकी सबके प्रोडक्ट्स को देख के एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो मोनोपोली क्रिएट कर दे और आपको कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाए। तभी आप एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकते हैं और एक मोनोपोली का मजा उठा सकते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि मोनोपोली बिजनेस में क्या क्या बातें खास होती हैं। मोनोपोली बिजनेस में ये 4 चीजें देखी जा सकती हैं, जिनमें सबसे पहला आता है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसे कॉपी करना दूसरे के लिए बहुत मुश्किल हो जाए तो आप एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को 10 गुना इम्प्रूव करना होगा। इससे कम इम्प्रूवमेंट एक छोटी इम्प्रूवमेंट ही मानी जाएगी और इजीली कॉपी भी की जा सकती है। जब 1995 में Amazon लॉन्च हुआ था तब वो दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर माना जाता था, क्योंकि अगर आप उसे किसी और बुक स्टोर के साथ कंपेयर करें तो ज्यादा से ज्यादा उसमें 1 लाख डिफरेंट बुक्स मिलेंगी। लेकिन Amazon सिर्फ सप्लायर से बुक्स की लिस्ट लेता था और बुक सिर्फ तभी खरीदता था जब कस्टमर से ऑर्डर मिलता। ये इतना इफेक्टिव था कि बार्न्स एंड नोबल ने Amazon की IPO के 3 दिन पहले Amazon पर केस कर दिया और कहा कि Amazon अपने आप को एक बुक स्टोर कहता है
लेकिन वो एक बुक ब्रोकर है। सेकंड आता है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए बहुत यूजफुल बना देता है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड फेसबुक पर ना हो तो बहुत कम चांसेस है कि आप भी फेसबुक को यूज करेंगे, और क्योंकि आज आपका हर फ्रेंड फेसबुक यूज करता है तो आपको भी फेसबुक ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप कोई और सोशल साइट यूज करते हैं तो आपके दोस्त आपको पागल समझेंगे। थर्ड आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है अगर आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकें। सर्विस बिजनेस को स्केल करना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए कि आप योगा क्लासेस देते हैं तो आप लिमिटेड कस्टमर को ही सर्व कर पाएंगे, चाहे आप ज्यादा योगा इंस्ट्रक्टर्स को हायर कर लें, अपने ज्यादा इंस्टीट्यूट्स भी खोल दें। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को ये एडवांटेज है कि वो अपने बिजनेस को बहुत जल्दी स्केल कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की एक और कॉपी बनाने और उसे बेचने के लिए ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट लगती है। फोर्थ आता है ब्रांडिंग। एक स्ट्रॉन्ग फेमस ब्रांड क्रिएट करना आपको मोनोपोली क्रिएट करने में मदद कर सकता है। एप्पल बहुत ही केयरफुली अपने हर प्रोडक्ट के लिए मटेरियल खरीदता है, चाहे वो आईफोन हो या आईपैड। इनके प्रोडक्ट्स कस्टमर को इतना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देते हैं कि लोग मान के चलते हैं कि एप्पल ब्रांड का हर प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या मोनोपोली बिजनेस को क्रिएट करने का कोई प्रोसेस है? ब्रांड, स्केल, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क इफेक्ट्स के अलावा जब भी आप स्टार्टअप खोलें तो मार्केट को एनालाइज करके खोलें और फिर वहां से अपना बिजनेस एक्सपैंड करना शुरू कर दें। स्टेप 1, छोटे से शुरू करो और फिर मोनोपोली बना लो। आपको हमेशा बिजनेस छोटी मार्केट से शुरू करना चाहिए। कारण सिंपल है, एक छोटी मार्केट को काबू करना और उसमें मोनोपोली क्रिएट करना आसान है, लेकिन बड़ी मार्केट में ये सब करना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर आपको अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में ये नहीं करने देगा। जब पीटर थील ने पेपैल का स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो वो हर मार्केट में ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट नहीं लाना चाहते थे, बल्कि उन्होंने ईबे के एग्जिस्टिंग सेलर्स को अपना प्रोडक्ट ऑफर किया, क्योंकि ये लोग पैसे चेक से पे करते थे जिसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत टाइम लग जाता था, और क्योंकि ये मार्केट बड़े प्लेयर्स के लिए बहुत छोटी थी इसीलिए इस मार्केट में कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और 3 महीने के अंदर पेपैल ने 25% लोगों को अपना कस्टमर बना दिया। स्टेप 2, अपने बिजनेस को स्केल करना। जैसे ही आप छोटी मार्केट को डोमिनेट कर दो, फिर आप धीरे धीरे दूसरी रिलेटेड मार्केट्स को डोमिनेट कर सकते हैं। अगर हम अमेज़न की बात करें तो जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर, ने अमेज़न में सिर्फ बुक्स बेचना स्टार्ट किया था, जहां पर एक आम दुकानदार कम बिकने वाली किताबें नहीं खरीदता था। अमेज़न ही पूरी दुनिया में एक ऐसा सोर्स बन गया था जहां पर दुनिया की हर किताब मिल सकती थी, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि अमेज़न अपनी किताबें नहीं बेचता था, बल्कि बाकी दुकानदारों की किताबों को अपनी साइट पर दिखाता था, और जब कस्टमर ऑर्डर देते तभी वो किताब बेचता। जब अमेज़न ने बुक मार्केट में मोनोपोली बना ली, उसके बाद उसने सॉफ्टवेयर्स, सीडी, डीवीडी बेचना भी स्टार्ट कर दिया, और ऐसे ही धीरे धीरे और कैटेगरीज को अपनी वेबसाइट में जोड़ता गया। इसीलिए आज वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी। स्टेप 3, शुरू में कभी भी किसी बड़े बिजनेस को डिस्टरप्ट ना करें। स्टार्टअप्स के पास इतनी फंडिंग नहीं होती है कि वो एक बड़ी कंपनी को चैलेंज करके उससे कम्पीट कर सके। अगर आप ये गलती करते हैं तो बहुत ही जल्द आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। ज्यादातर सबके दिमाग में एक फेमस क्वेश्चन जरूर होता है, क्या सक्सेस लक से मिलती है या स्किल से? मैलकॉम ग्लैडवेल, जो कि एक सक्सेसफुल ऑथर हैं, अपनी बुक आउटलायर्स में लिखते हैं कि सक्सेस लकी ब्रेक्स की वजह से मिलती है। वॉरेन बफेट अपने आप को लकी स्पर्म क्लब का हिस्सा मानते हैं। जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर, अपनी सक्सेस का क्रेडिट प्लैनेट की अलाइनमेंट्स, आधी लक, आधी सही टाइमिंग और बाकी मेहनत को मानते हैं। बिल गेट्स बोलते हैं कि वो स्किल के साथ पैदा हुए थे, जिनकी मदद से वो ये सब अचीव कर पाए। अब ये सारे लोग स्ट्रेटेजिकली हम्बल हो रहे हैं। अगर ये सच है तो जो लोग एक के बाद एक सक्सेसफुल बिजनेस बना लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे, लक या स्किल? लेकिन क्या ये डिबेट लॉजिकली डिस्कस की जा सकती है? शायद नहीं। अगर हमें साइंटिफिकली चेक करना है कि फेसबुक लक की वजह से सक्सीड हुई थी या स्किल की वजह से, तो 2004 में जब फेसबुक लॉन्च हुआ था तब हमें फेसबुक की 1000 कॉपीज बना के 1000 दुनिया में चलानी पड़नी थी। मगर ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास 1000 दुनिया नहीं है और स्टैटिस्टिक्स में एक सैंपल से एक्सपेरिमेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बात करें या ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी की बात करें या फिर टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क की बात करें, इन सब ने एक के बाद एक सक्सेसफुल कंपनी खोली है।
ये लक तो बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप पूरी पेपैल की टीम की बात करें तो वो पूरी टीम ही बहुत फोकस्ड लोगों की थी और सबने पेपैल के बाद अपनी खुद की सक्सेसफुल कंपनीज खोली। पेपैल की टीम में इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स बनाई, रीड हॉफमैन ने लिंक्डइन बनाया, स्टीव चेन, चैड हर्ली और जावेद करीम ने यूट्यूब बनाई, जेरेमी स्टॉपलमैन और रसल साइमंस ने येल्प बनाई, डेविड सैक्स ने यैमर बनाई और पीटर थील ने पैलेंटीर बनाई। आज इनमें से हर एक कंपनीज की इंडिविजुअल वर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बेस्ट टीम के सारे मेंबर्स एक साथ लकी हो जाएं। और अगर आप फिर भी लक पर विश्वास करते हैं तो ये ऑडियो को सुनने का कोई रीजन नहीं है। फिर तो ये आपके लिए ऐसा है कि आप लोगों की लॉटरी जीतने की कहानियां सुन रहे हैं। बस एक बात याद रखिए कि अगर आप ये मानेंगे कि सक्सेस स्किल से मिलती है तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे और अपना फ्यूचर शेप कर सकोगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर को एक लक के रूप में मानेंगे तो आप कभी भी हार्डवर्क नहीं करेंगे और हार मान के बैठ जाएंगे। सीक्रेट्स। अगर हम सोचते हैं कि हम दुनिया को समझते हैं और हमें सब पता है तो हम 0 से 1 तक नहीं जा सकते। पीटर कहते हैं कि दुनिया में 3 तरीके के आइडियाज होते हैं। पहला कन्वेंशनल, जो सबको पता है और सब उन बातों को मानते हैं। अगर आप इन आइडियाज पे काम करोगे तो आप एक मोनोपोली बिजनेस नहीं बना पाओगे। जैसे कि अगर आप 18th सेंचुरी में होते तो आप बोल सकते थे कि मुझे दुनिया की खोज करनी है, मुझे देखना है कि समुद्र के उस पार क्या है, और शायद आपको कोई नया देश भी मिल जाता। लेकिन अगर आज आप इस खोज पे निकलते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा अर्थ प्लॉट हो चुका है। दूसरे आइडियाज हैं जिन्हें हम मिस्ट्रीज बोलते हैं और उन्हें सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि साइंटिस्ट यूनिवर्स को समझाने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और इसे सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे आइडियाज पर भी काम करना बेवकूफी है। तीसरे आइडियाज आते हैं जो कन्वेंशनल आइडियाज और मिस्ट्रीज के बीच के आइडियाज हैं। इन्हें ऑथर सीक्रेट्स बोलते हैं। सीक्रेट्स वो आइडिया हैं जो कॉमन लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आते, लेकिन उन्हें समझना इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर हम एक 0 से 1 का बिजनेस बनाना चाहते हैं तो हमें सीक्रेट्स ढूंढने होंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि लोग सीक्रेट्स को क्यों नहीं ढूंढते। पहला कारण है हमारी इंक्रीमेंटल मेंटालिटी, जो बचपन से ही प्रोग्राम हो चुकी है। अगर आप अपने स्कूल में कुछ नया करते हैं, कुछ सिलेबस से बाहर करते हैं, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप वही करते हैं जो सिलेबस में है तो आपको क्रेडिट मिलता है, आपकी तारीफ होती है। इन कारणों की वजह से लोग आगे भी अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर पाते। दूसरा आता है रिस्क एवर्जन। लोग गलत होने से डरते हैं क्योंकि सीक्रेट्स अभी आम जनता ने अपनाए नहीं हैं, इसीलिए उन पे काम करने से लोग डरते हैं। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आप कभी भी सीक्रेट्स नहीं ढूंढ पाएंगे। तीसरा आता है तेज दिमाग वाले लोग जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि आप इस प्रेस्टिजियस कॉलेज में आ चुके हैं, अब आपकी लाइफ सेट है, और इस वजह से जो लोग सीक्रेट्स को ढूंढ सकते थे वो सीक्रेट्स को कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। चौथा आता है फ्लैटनेसनेस। हम लोग अपने से पूछते हैं कि अगर सीक्रेट्स होते तो बाकी लोग जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, वो ही इन सीक्रेट्स को क्यों नहीं ढूंढ लेते और उन पर काम करने लग जाते। इस डाउट की वजह से लोग सीक्रेट्स को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। सीक्रेट्स को कैसे ढूंढें? अगर आप एक यूनिक कंपनी खोलना चाहते हैं तो हमेशा अपने आप से 2 सवाल कीजिए। पहला, नेचर आपको क्या सीक्रेट्स नहीं बता रही। दूसरा, लोग आपको क्या सीक्रेट्स नहीं बता रहे। पीटर बताते हैं कि फिजिक्स के PhDs के साथ काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लोग नेचर के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स जानते हैं, इसीलिए ये सोचते हैं कि इन्हें सब कुछ पता है। लेकिन क्या जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पता है, क्या वो एक अच्छा मैरिज काउंसलर भी होगा? वैसे ही जिसे ग्रेविटी के बारे में नॉलेज है, क्या वो अच्छा बिजनेसमैन भी होगा? पेपैल के लिए पीटर ने एक बार फिजिक्स PhD का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बीच में उसने पीटर से कहा, रुको, मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो। और उसे एक्चुअल में वो चीज नहीं पता थी और पीटर ने उसे उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया। आप सीक्रेट्स वहां पे ढूंढो जहां पर उसे कोई नहीं ढूंढ रहा। ज्यादातर लोग सीक्रेट्स को वहीं ढूंढते हैं जो उन्हें स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। लेकिन आप अपने से पूछो, ऐसी कौन सी फील्ड है जो मैटर करती है लेकिन कॉलेज या स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिजिक्स में सीक्रेट्स ढूंढते हैं
तो फिजिक्स हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इस फील्ड में आपको सीक्रेट ढूंढने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप फिजिक्स के ऑपोजिट सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी को देखो तो ये सब्जेक्ट लोगों को उतनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकता। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन को देखते हो, न्यूट्रिशन सभी के लिए मैटर करता है और टॉप साइंटिस्ट फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं, ना कि न्यूट्रिशन। हमें आज भी न्यूट्रिशन में वही पता है जो 30-40 साल पहले पता था। ऐसे सब्जेक्ट्स में आपको सीक्रेट्स मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जब आपको सीक्रेट्स मिल जाएं तो क्या करें? पीटर कहते हैं कि जब आपको कोई नया सीक्रेट मिल जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप वो किसी को बता सकते हो या अपने पास रख सकते हो। ये ज्यादातर अच्छा आइडिया नहीं है कि आप ये सीक्रेट किसी को बताओ। आपको ये सीक्रेट्स सिर्फ अपने स्टार्टअप के मेंबर्स को ही बताने चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप पूरी दुनिया को चेंज करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी है और हर एक बेस्ट बिजनेस एक सीक्रेट के ऊपर ही बना होता है। फाउंडेशंस। पीटर एक बात हमेशा कहते हैं जिसे उनके लोगों ने 3 लॉ कहना शुरू कर दिया है। एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी फाउंडेशन शुरू से ही खराब हो जाए, उसे ठीक करना बहुत कठिन है। शुरू की गलतियों को सुधारना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर आप एक गलत पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू कर देते हैं तो उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल है। स्टार्टअप का फाउंडर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप शुरू में हर चीज को परफेक्ट रखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि एक खराब फाउंडेशन से बेस्ट कंपनीज नहीं बनती। एक को फाउंडर को चूज करना एक शादी की तरह है और आपका आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कोई भी मतभेद एक डाइवोर्स की तरह है। पीटर बताते हैं कि ल्यूक, जो कि पेपैल में पीटर के को फाउंडर थे, एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे। लेकिन पेपैल बनने से पहले ल्यूक ने किसी और के साथ एक स्टार्टअप खोला था जिसमें पीटर ने इन्वेस्ट भी किया था। ल्यूक और ल्यूक के को फाउंडर में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी, जिसकी वजह से ल्यूक की कंपनी बंद हो गई और पीटर को अपनी पहली इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया। इसीलिए पीटर कहते हैं कि जब भी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं ये जरूर देखता हूं कि कंपनी के फाउंडर्स में कितनी बॉन्डिंग है। पीटर कहते हैं कि आप जिसको भी अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करें तो कोशिश करें कि वो फुल टाइम आपके साथ काम कर रहे हों। हो सकता है कि कभी आपको ये रूल तोड़ना भी पड़े और अकाउंटेंट्स या लॉयर्स को पार्ट टाइम हायर करना पड़े, बट एज अ जनरल रूल, जिस इंसान को आपकी कंपनी से रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही है वो आपके साथ मिसअलाइंड है। ऐसे लोग आपको कंपनी का फ्यूचर बनाने में मदद नहीं करेंगे। इवन कि आपके कलीग्स, आपके एम्प्लॉइज, आपके को फाउंडर्स सब एक ही जगह पर होने चाहिए हर रोज। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग पूरे तरीके से आपके साथ कमिटेड हों तो आपको उन्हें पूरे तरीके से कंपनसेट करना पड़ेगा। पीटर बताते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन उनको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो पीटर उनसे हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि वो खुद को कितनी सैलरी देंगे। जिस कंपनी का सीईओ अपने को कम सैलरी देता है उस कंपनी के फ्यूचर में सक्सीड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लो पेइंग सीईओ अपनी कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड भी रखता है, ये जता के कि वो अपनी कंपनी के लिए कितना कमिटेड है। एरॉन लीव, जो कि बॉक्स कंपनी के सीईओ हैं, अपने को सब एम्प्लॉइज से कम सैलरी देते हैं। बॉक्स कंपनी को 4 साल शुरू करने के बावजूद वो एक कमरे में रहते थे जिसमें बेड के अलावा कुछ भी नहीं था। स्टार्टअप्स को शुरू में अपने एम्प्लॉइज को हाई सैलरीज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्हें कुछ बेटर दे सकते हैं और वो है अपनी कंपनी में ओनरशिप। लेकिन जब भी आप किसी को अपनी कंपनी में इक्विटी दें तो उसे बहुत समझदारी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि हर आदमी के पास यूनिक टैलेंट है और उसे उसी के हिसाब से इक्विटी मिलनी चाहिए। एज अ रूल, जो लोग शुरू में स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं उन्हें ज्यादा इक्विटी मिलती है क्योंकि वो ज्यादा रिस्क लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2005 में एक आर्टिस्ट जिसने फेसबुक के ऑफिस को पेंट किया था, आज उसकी नेट वर्थ $200 मिलियन है, जबकि एक टैलेंटेड इंजीनियर जिसने 2010 में फेसबुक ज्वाइन किया था उसकी नेट वर्थ $2 मिलियन है। पीटर ये भी बताते हैं कि किसके पास कितनी इक्विटी है ये कंपनी के फाउंडर्स को सीक्रेट रखना चाहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को सबकी इक्विटी बता देते हैं तो ये खुद की कंपनी में एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने जैसा है। अगर आप नया प्रोडक्ट बना देते हैं तो क्या उसे कोई खरीदेगा? ज्यादातर लोग सेल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। टेक्निकल लोग एडवर्टाइजिंग को यूजलेस समझते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो काम करती है। कई लोग ये सोचते हैं कि एडवर्टाइजिंग से उनके डिसीजंस पर कोई असर नहीं पड़ता,
लेकिन एडवर्टाइजिंग आपको उसी वक्त प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर नहीं करती, लेकिन वो आपके दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से हम बाद में वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। जो भी स्टार्टअप के फाउंडर इस सिंपल फैक्ट को समझ नहीं पाते वो एंड में बहुत पछताते हैं। नर्ड्स जब भी किसी सेल्स पर्सन को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये कोई रियल जॉब नहीं कर रहा, क्योंकि सेल्स पर्सन घंटों तक फोन में बातें करता है, कस्टमर्स के साथ हंसता है, उनके साथ हॉलीडेज पर जाता है, लंच करता है, और ये तो कोई सीरियस काम नहीं है। लेकिन यही एक सेल्समैन का आर्ट है कि वो अपने इस आर्ट से सेल्स को आसान बना देता है। जो भी इंजीनियर ये सोचता है कि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा कि वो अपने आप ही बिक जाएगा, तो वो खुद का बेवकूफ बना रहा है। हमें अपना प्रोडक्ट बनाते ही सेल्स की स्ट्रेटजी साथ में डिजाइन करनी चाहिए। सेल्स को प्राइस के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला, कॉम्प्लेक्स सेल्स। अगर आपकी कंपनी ऐसी सर्विस डिलीवर करती है कि उसकी कीमत $10 मिलियन के आसपास है, तो आपको अपने कस्टमर्स को खुद ही डील करना पड़ेगा। महीनों उनके साथ अपने रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। ऐसी कंपनीज को 2-3 साल में सिर्फ एक ही सेल चाहिए होती है, जैसे कि इलॉन मस्क ने रॉकेट्स बनाने के कुछ ही साल के बाद नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। सेकंड, पर्सनल सेल्स। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस $10,000 से $1,00,000 के आसपास है तो आप सेल्स टीम्स रख सकते हो। आपको इस प्राइस रेंज में ये चैलेंज रहेंगे कि आप अपनी शुरुआती सेल्स कैसे करवाएं। 2008 में बॉक्स कंपनी ने डेटा को सिक्योर तरीके से क्लाउड में सेव करने का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया था, लेकिन उस वक्त इस टेक्नोलॉजी में बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड थे। इस कंपनी ने सबसे पहले उन चुनिंदा लोगों को अपना कस्टमर बनाया जो फाइल शेयरिंग की प्रॉब्लम से दुखी हो गए थे, और प्रोडक्ट थोड़ा फेमस हो जाने पर 2009 में स्टैनफोर्ड स्लीप क्लिनिक को अपना कस्टमर बनाया गया, जहां पर रिसर्चर को अपना रिसर्च डेटा सेव करने में दिक्कत आ रही थी। अगर बॉक्स शुरू से ही बड़े लोगों को अपना कस्टमर बनाने के लिए एफर्ट करता तो अब तक ये स्टार्टअप एक फेलियर बन चुका होता, लेकिन अपनी सेल्स की स्ट्रेटेजी की वजह से ही वो आज एक $multi-million कंपनी है। नेक्स्ट आता है डेड जोन। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस रेंज $1,000 के आसपास है तो आप डेड जोन की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर सेल्स करवाना काफी मुश्किल है। मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं जो कि छोटे स्टोर ओनर्स को उनके ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स को मैनेज करने में मदद कर सकता है, लेकिन आपके पास ऐसे कस्टमर्स तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज है। एडवर्टाइजिंग एक इनएफिशिएंट तरीका है किसी कस्टमर को कन्विंस करने का कि वो आपको सॉफ्टवेयर के लिए $1,000 दे। इसके लिए आपको हर कस्टमर को पर्सनल अटेंशन देनी पड़ेगी, लेकिन इतनी बड़ी सेल्स टीम रखना भी एक चैलेंज है। इसीलिए हमें इन प्राइस रेंज वाले प्रोडक्ट्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अगर आपके प्रोडक्ट्स का प्राइस $100 के आसपास है तो ऐसी सेल्स टीम्स जो पर्सनली कस्टमर्स के पास जाए आपके लिए इनएफिशिएंट साबित होगी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपने डिटर्जेंट बेचने के लिए डोर टू डोर कैंपेन नहीं करते। इन प्रोडक्ट्स के लिए टीवी कमर्शियल्स, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट और अपने प्रोडक्ट्स के बॉक्स की डिजाइनिंग बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। फिफ्थ आता है वायरल मार्केटिंग। अगर आपके प्रोडक्ट्स का प्राइस $1 के आसपास है, वायरल मार्केटिंग में आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर अपने दोस्तों को भी आपके प्रोडक्ट यूज करने के लिए कन्विंस करता है। फनी यूट्यूब वीडियो जिसे बहुत जल्दी शेयर किया जाता है वायरल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। 7 सवाल। पीटर कहते हैं कि आप अपने स्टार्टअप के सक्सेस के चांसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। इन 7 सवालों का जवाब देखें। फर्स्ट, द इंजीनियरिंग क्वेश्चन। क्या आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10 गुना अच्छा है? सेकंड, टाइमिंग क्वेश्चन। क्या यह सही टाइम है इस तरह का बिजनेस बनाने के लिए? थर्ड, मोनोपोली क्वेश्चन। क्या आप छोटी मार्केट के बड़े शेयर से स्टार्ट कर रहे हो? फोर्थ, पीपल क्वेश्चन। क्या आपके पास सही टीम है? फिफ्थ, द डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उसे बेचने का तरीका भी मालूम है? सिक्स्थ, द ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन। क्या आप ये बिजनेस 10-20 साल के बाद भी कर रहे होंगे? सेवेंथ, द सीक्रेट क्वेश्चन। क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो जो बाकी मिस कर रहे हैं? जब तक आपके पास इन सवालों में से कम 6 या 7 सवालों के जवाब हाँ नहीं है, तब तक आपके बिजनेस में काफी दिक्कतें आएंगी। पीटर बताते हैं कि टेस्ला मोटर्स ऐसी एक कंपनी है
जो इन 7 के 7 सवालों पर खरी उतरती हैं। पहला सवाल, क्या आप